दिस इज अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के इस ब्लॉग में जैसा कि आपको ड्रेस और गेटअप से पता चल गया होगा कि अभी मैं हूँ दार्जिलिंग में और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ दार्जिलिंग की सैर। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप भी दार्जिलिंग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे आपको कहाँ से बसेस लेनी है, कहाँ से ट्रेन लेनी है, कहाँ से आपको शेयरिंग वाली गाड़ियाँ मिलेंगी, आप अगर दार्जिलिंग जाते हो तो कहाँ स्टे कर सकते हो, फूड ऑप्शंस क्या क्या होंगे और दार्जिलिंग में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस है जहाँ आपको ज़रूर घूमना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दार्जिलिंग तक पहुंचा कैसे जाए। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा से दार्जिलिंग का जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। तो यहाँ से आप प्राइवेट वाली कैब लेकर पहुंच सकते हैं दार्जिलिंग और जिसका कीमत आपको अप्रॉक्स 3000 पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो दार्जिलिंग पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की जो डिस्टेंस है वो है 73 किलोमीटर। तो यहाँ से शेयरिंग वाली गाड़ी या फिर प्राइवेट कैब लेकर भी आप दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। तो चलिए अब हम इन खूबसूरत रास्तों से होकर पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग। या सो फाइनली आई एम इन दार्जिलिंग। ये है दार्जिलिंग। ये है दार्जिलिंग का टैक्सी स्टैंड और जैसे ही आप यहाँ आएंगे यहाँ आसपास में ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे रुकने के लिए। पर आई विल सजेस्ट कि आप होटल्स मॉल रोड के आसपास लें। वैसे मैं कुछ होटल्स के नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो उस नंबर पर बात करके अपने रूम्स की बुकिंग पहले से भी कर सकते हैं। और अगर आपने सडन प्लान करा है दार्जिलिंग घूमने का तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप वहां जाकर भी उस नंबर पे कॉल करके बात कीजिए और अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं दार्जिलिंग पहुंचने के बाद भी। ऑलराइट, सो फाइनली मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अभी निकल चुकी हूँ अपने होटल से। एक्चुअली जहाँ पे अभी मैं रुकी हूँ वो होटल नहीं, एक होम स्टे है। सो अभी मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ और आप जिस भी होटल में रुकोगे मोस्टली वो लोग ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा देते हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग को एक्सप्लोर कैसे करें। सो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। या तो आप प्राइवेट कार की बुकिंग करो जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 1500 से 2000 के बीच होती है पर डे के हिसाब से। और या तो अभी मैं जो आइडिया देने वाली हूँ आप चाहो तो उसे भी ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको एक बहुत ही चीपेस्ट वे बताने वाली हूँ दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने का। और वो ये कि दार्जिलिंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप घूम सकते हैं विद इन अ डे। लाइक 7 to 8 पॉइंट्स आप एक दिन में कवर कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं जब यहाँ आई एंड आई वाज सर्चिंग फॉर सम टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स तो उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला कि एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी 6 या 7 प्लेसेस हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक वो आपको 7 to 8 स्पॉट्स की सैर करवाते हैं शेयरिंग में। एंड उसकी जो प्राइसिंग होती है वो होती है 300 पर पर्सन। तो ये सबसे चीपेस्ट वे होगा क्योंकि अगर आप गाड़ी की बुकिंग करने जाते हो तो अगर आप रिजर्व करते हो तो रिजर्व वाले ऑलमोस्ट आपसे 3000 लेंगे। तो इट विल बी कॉस्टलियर। तो इससे अच्छा ऑप्शन है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। और
नंबर मैं उस पर्टिकुलर टूर एंड ट्रैवल का जो भी उस टूर एंड ट्रैवल एजेंट का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बेसिकली 2 दिनों का वक्त होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले डे 1 से। तो डे 1 में सबसे पहले आप जाएंगे हिमालयन जू देखने। सो अभी जो फर्स्ट प्लेस जहाँ मैं आई हूँ वो है, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जू, और इसकी जो टिकट की प्राइसिंग है वो है 110 रुपीज़। एंड जब आप टिकट लेते हो तो आप अंदर जाके 2 म्यूजियम है एंड एक जू है। सो 3 स्पॉट्स हैं एंड इन 3 स्पॉट्स को देखने के लिए आपको जो टाइमिंग होती है अप टू 4 PM तक ये जो जू है वो ओपन रहती है। सो आप ट्राई करो कि 4 PM से पहले आओ, क्योंकि उसके बाद फिर टिकट्स अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ जू के अंदर और देखती हूँ कौन कौन से जानवर होते हैं, जो कौन कौन से एनिमल मुझे देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये अपने लेपर्ड के लिए भी फेमस है। एंड हिमालयन जू को एक्सप्लोर करने के बाद आपका जो सेकंड डेस्टिनेशन होगा वो है रोपवे। पर उससे जाने से पहले आपको रास्ते में ही एक स्कूल दिखेगा, और ये वही स्कूल है जहाँ पे यारियां फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस स्कूल के सामने ही रास्ता है रोपवे पे जाने का। रोपवे के पास जब आप पहुंचोगे तो आपको बहुत क्राउड देखने को मिलेगी। तो आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप टिकट्स पहले से ले लें, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट जाके टिकट की बुकिंग करवाओगे तो फिर मुझे जहां तक उम्मीद है टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां ऑलरेडी काफ़ी भीड़ रहती है। ओके, सो सेकंड प्लेस जहां मैं अभी गई थी वो था रोपवे, लेकिन रोपवे के पास इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि अभी उनका जो टिकट काउंटर है वो क्लोज हो चुका है एंड दे आर सेइंग टू वेट फॉर मोर देन 2 आवर्स। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 घंटे बैठ के वहाँ वेट करूँ। सो आई एम गोइंग बैक टू अनदर स्पॉट। रोपवे से निकलने के बाद आपका जो तीसरा डेस्टिनेशन होगा वो होगा तेंजिंग रॉक। सो तेंजिंग रॉक के पास में ही एक और रॉक है जिसका नाम है गोम्बू रॉक। सो तेंजिंग रॉक और गोम्बू रॉक आसपास, मतलब एक दूसरे के आमने सामने हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर इट्स मोमोज। तो भाई आपको मोमोज खाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जहां भी मोमोज दिखे यू शुड ट्राई। तो रॉक देखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे टी गार्डन की तरफ। दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए भी उतना ही फेमस है जितना कि अपने मोमोज के लिए। और मैं भी आ चुकी हूँ टी गार्डन में, दार्जिलिंग का टी गार्डन, और मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस में लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। सो हाउ कैन आई बी बैक, तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। चलती हूँ, देखती हूँ कौन सा ड्रेस मैं पिक करने वाली हूँ। दार्जिलिंग के टी गार्डन में आप चाहें तो दार्जिलिंग का पारंपरिक जो कॉस्ट्यूम होता है वो पहन के फोटो शूट भी करवा सकते हैं, और जो कॉस्ट्यूम का चार्ज होता है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन होता है। तो फोटो सेशन कराने के बाद आप टी गार्डन के बाहर आइए और यहाँ पे बैठ के आप चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। और मैं रिकमेंड जरूर करूँगी कि कुछ टी बैग्स अपने साथ जरूर वापस लेकर आएं। टी गार्डन से निकलने के बाद आप वापस आ जाइए टैक्सी स्टैंड, और यहाँ से दार्जिलिंग की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि हिमालयन टॉय ट्रेन है, इसको देखना ना भूलें। आप चाहें तो इसकी सवारी भी कर सकते हैं। जब आप टॉय ट्रेन देखने आएंगे तो पास में ही एक मंदिर है, तो आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं कुछ पल शांति से बिताने के लिए। दार्जिलिंग में इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते आपके लंच का भी टाइम हो जाएगा। तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर आप लंच कर लें। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। लंच करने के बाद ऑलमोस्ट 3 बज चुके होंगे, और जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल वाले वो आपको लेकर जाएंगे रॉक गार्डन की तरफ। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये कि रॉक गार्डन तो मस्ट विजिटिंग प्लेसेस है,
दार्जिलिंग की, लेकिन जब भी आपको रॉक गार्डन आना हो तो आप ट्राई करना कि 4 बजे से पहले आएँ, क्योंकि जैसे ही 4:30 अराउंड होता है ना, तो रॉक गार्डन भी बंद होने लगता है एंड उसके साथ साथ जो आसपास के कैफ़ेज़ वगैरह हैं, सो सारे कैफ़ेज़ भी बंद होने लगते हैं। तो इसलिए ट्राई करना कि आप 4 बजे से पहले तक आ जाओ यहाँ पे। जब आप रॉक गार्डन से लौटेंगे तो ऑलमोस्ट शाम के 6 से 7 बज चुके होंगे। चाह रहे थे, मतलब अगर आप भी दार्जिलिंग से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग दिन में कर लें, क्योंकि अभी शाम के 6 बजे हैं और ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हो चुका है। तो अभी मैं रात में बाहर आई थी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, बट मुझे जो मार्केट है वो क्लोज मिला, तो अब मैं कल आऊँगी शॉपिंग करने के लिए। सो इट्स बेटर कि आप दिन में शॉपिंग कर लें अगर आपको कुछ खरीदना है तो। रात में आप अपने होटल में स्टे कीजिए एंड एक अच्छी सी नींद ले लें, क्योंकि डे 2 की शुरुआत जो आपकी होगी वो मॉर्निंग के 3 या 3:30 बजे हो जाएगी, अगर आपको खूबसूरत सा सनराइज देखना है। बेसिकली डे 2 में आप सबसे पहले जाएंगे टाइगर हिल, यहाँ से सनराइज एंड जो माउंट कंचनजंगा की पिक्स हैं उनको देखने। ऑलराइट, सो इफ़ यू आस्क मी कि दार्जिलिंग की सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस कौन सा है, तो आई विल आंसर कि टाइगर हिल, क्योंकि टाइगर हिल से सनराइज़ पॉइंट दिखती है, मतलब वहाँ सनराइज, क्योंकि टाइगर हिल लोग सनराइज़ देखने के लिए जाते हैं। एंड टाइगर हिल की एक ख़ास बात ये है कि वहाँ अगर सनराइज जो होता है, सनराइज सामने से सनराइज होता है और सनराइज की जो रेज होती है वो पीछे माउंटेन है, कंचनजंगा की पिक्स है, तो सनराइज की जो रेज होती है वो कंचनजंगा की पिक्स पे जाती है, जिसके कारण कंचनजंगा की जो पिक्स है वो काइंड ऑफ येलो और गोल्डन काइंड का दिखाई देता है। तो ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे अगर आप टाइगर हिल जा रहे हैं तो एक सजेशन मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी। जैसे जिस भी ड्राइवर से आप बात करते हो टाइगर हिल जाने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि आप सुबह में जल्दी से जल्दी आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप एक काम कर सकते हैं, एक बार आप गूगल में देख लें, जो भी सनराइज होने का टाइम है उसी टाइम पे आप जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है और अगर आप 1 घंटे पहले भी जाते हो तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी मानो तो आप जब सनराइज का एग्जैक्ट जो टाइमिंग होती है उसके अराउंड जाओ, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे हटने लगती है। अब पहले से जो खड़ा है, पहले से जो इंसान वहाँ प्रेजेंट है, उसने सनराइज एक बार देखा, उसके बाद वो वहाँ से हट जाएगा, राइट। तो ऐसे में वहाँ जगह खाली हो जाती है। जब आप लेट से भी पहुँचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंचनजंगा की जो पिक्स है वो आपको दिखेगी। तो इसलिए ज़्यादा भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंड में खुद को मारने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप इसका देख सकते हैं कि सनराइज का टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग से आप टाइगर हिल जा सकते हैं। टाइगर हिल से निकलने के बाद आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा घूम मॉन्स्ट्री का। और ये जो मेरे पीछे आप मॉन्स्ट्री देख रहे हैं, ये है घूम मॉन्स्ट्री। दार्जिलिंग में ये जो मॉनेस्ट्री है, इसे एक मंगोलियन मॉन्क के द्वारा बनवाया गया था और इस मॉनेस्ट्री के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ 12 फीट लंबी एक प्रतिमा रखी हुई है गौतम बुद्ध की। इस मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा बतासिया लूप, और बतासिया लूप में जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना होता है। बतासिया लूप को गोरखा सोल्जर्स की याद में बनाया गया है। गोरखा सोल्जर्स जिन्होंने देश को आज़ाद कराने की खातिर 1947 के दौरान अपना बलिदान दिया था, तो उन्हीं की याद में ये बतासिया लूप बनाया गया है। जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको एक बड़ी सी स्टैचू भी देखने को मिलेगी। वो है बतासिया लूप, ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। सो ये काइंड ऑफ गार्डन है, छोटा सा गार्डन है और यहीं पे आई लव दार्जिलिंग करके जो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। और यहाँ पे भी जैसे टी गार्डन में जब आप जाते हो तो आपको दार्जिलिंग की जो कल्चरल ड्रेस है वो पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। सो यहाँ पे भी वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कल्चरल ड्रेस पहन के भी फ़ोटो शूट करवा सकते हो। बतासिया लूप के पास में टॉय ट्रेन भी चलती है, लेकिन टॉय ट्रेन की जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग में 10 AM से होती है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। सो अभी टॉय ट्रेन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे आई लव दार्जिलिंग करके बनाया हुआ है, जहाँ पे आप चाहें तो फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू दैट साइड फॉर दिस।
बतासिया लूप वैसे तो लास्ट पॉइंट होगा जहां आपको ड्राइवर ले जाएगा। इसके बाद वैसे तो ड्राइवर आपको टैक्सी स्टैंड ले जाएगा, लेकिन आप उनसे कह के एमजी रोड पे ही उतर जाइए। जब आप एमजी रोड पे उतरेंगे तो वहां से आप आगे चौरस्ता की तरफ बढ़िए। चौरस्ता एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। और यहीं चौरस्ता के पास में ही बहुत सारे आपको कैफ़े और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप बैठकर चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो दार्जिलिंग की एक चीज़ जो मुझे बहुत कॉमन लगी वो ये कि आप किसी भी स्पॉट पे जाओ आपको बहुत सारी मार्केट्स दिखाई देंगी। तो आप शॉपिंग के लिए अगर आपको शॉपिंग करना है देन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि पहले आप जितने भी स्पॉट आपको घूमना है पहले आप उन स्पॉट्स को कवर कर लो। उसके बाद आप, क्योंकि जिस भी स्पॉट पे आप जाओगे वहाँ पे आपको बहुत वेराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस, वुलन ड्रेसेस, फ्रिज मैग्नेट और भी बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं। तो आप हर एक जगह जाकर रेट पता कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट आई फाउंड कि मॉल रोड पे जो भी वुलन क्लॉथ्स और कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनकी प्राइस एज कंपेरिजन टू ये जो टूरिस्ट स्पॉट है उनसे ज़्यादा है। तो ये आप एक काम कर सकते हैं। दार्जिलिंग क्योंकि एक हिल स्टेशन है तो ऐसे में यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक महीने में थोड़ी बहुत ठंड रहती ही है, इसलिए जब आप यहाँ के मार्केट में जाएंगे तो आपको उलन के स्टफ्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से कुछ उलन के स्टफ्स, कुछ फ्रिज मैग्नेट और दार्जिलिंग जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है अपने टी गार्डन, तो इन चीज़ों की खरीदारी करना ना भूलें। जब दार्जिलिंग शहर बसा था तो उस टाइम पे ये जो चौरस्ता है यहाँ पे सभा का आयोजन किया जाता था। इनफैक्ट अभी भी जब आप चौरस्ता के पास जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ कार्यक्रम हमेशा चलते रहता है, कोई ना कोई फंक्शन हमेशा चलते रहता है। और यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोग भी दिखते हैं आपको, सुबह से ही भीड़ लगी रहती है। जैसे कि ये देखो अभी भी कुछ फंक्शन चल रहा था यहाँ पे। ओके, सो मैं भी चौरस्ता के पास आई थी, एक कैफ़े ढूंढ रही थी जो मैंने देखा था काफ़ी फेमस कैफ़े है। सो वहीं पे पास में मुझे एक मार्केट दिखा है एंड मैं आ गई अब फिर मार्केट एक्सप्लोर करने। अगर आपको उलन स्टफ्स लेना है तो आई विल रिकमेंड कि जब आप चौरस्ता के पास जाते हो तो वहाँ पास में ही एक मार्केट है जिसका नाम है न्यू महाकाल मार्केट। तो आप उलन स्टफ्स जैसे कि स्वेटर और कुछ वार्म जैकेट और कैप वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस में। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद अभी आप थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक शिवजी का मंदिर दिखेगा। हालांकि थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है इस शिवजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जहाँ पे ये शिवजी का मंदिर है वहीं अगर आप थोड़ी सी और सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट आपको मिलेगा और इस स्पॉट का नाम है ऑब्जर्वेटरी हिल। यहाँ से आपको दार्जिलिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है। ओके, सो जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है ऑब्जर्वेटरी हिल और ये काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे फ्लैग्स लगाए हुए हैं और ये काफ़ी कलरफुल सा प्लेस है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। चलिए मैं आपको एक कंप्लीट व्यू देती हूँ इस जगह का। तो कभी भी अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आएँ। सो ऑब्जर्वेटरी हिल आपका लास्ट पॉइंट रहेगा घूमने का और कुछ इस तरीके से आप भी अपने दार्जिलिंग के टूर को प्लान कर सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि कौन सा महीना बेस्ट रहेगा यहाँ घूमने के लिए। तो अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप दिसंबर टू जनवरी में आओ, और अगर आपको मानसून पसंद है और पहाड़ और बादलों की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेना चाह रहे हैं देन आई विल रिकमेंड कि रेनी सीजन में आओ, मतलब अगस्त सितंबर में आप यहाँ आओ। लेकिन अगस्त सितंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाने की वजह से कुछ जगह जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो आप उन जगहों पे नहीं जा पाएंगे। हालांकि मानसून सीजन में सबसे अच्छा वाला जो बेनिफिट होता है वो होता है कि आपको ना नेचर काफ़ी क्लियर, मतलब जो भी वेदर है ना, बारिश होती है थोड़े टाइम के लिए लेकिन उसके बाद जो
वेदर होता है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है, स्काई क्लियर हो जाता है, तो व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड अभी दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल होती है, बहुत कम होती है, काफ़ी ऊंचाई पे होती है, तो स्नोफॉल के लिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप दार्जिलिंग आओ। सो या दिस इज ऑल फॉर माई दार्जिलिंग ट्रिप। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इफ़ दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पे आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड या अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस फॉर मी, देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में वो सजेशन मुझे दे सकते हैं। आई एम गोना कंसीडर दैट। ओके।